स्टार्ट करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए प्रश्नों को, जो कि इंग्लिश विषय से है। इंग्लिश विषय में सबसे पहला जो प्रश्न हम देख रहे हैं वो है कि राइट द समरी ऑफ मैरिज प्रपोजल। यही है ना जी। इससे पहले हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अ चाइल्ड इज बॉर्न तक ना। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न से आगे आज देख लेते हैं कि यही बताना है, यही बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे अ चाइल्ड इज बॉर्न से, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सेल्थी वुमेन। जो प्रेगनेंसी का रिवॉर्ड है वो क्या होता है यंग सेल्थी वुमेन के लिए। व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था का क्या रिवार्ड होता है, क्या सम्मान होता है फॉर अ यंग सेल्थी वुमेन, एक गर्भवती युवा महिला के लिए। तो जब हम लोगों ने ये अध्याय पढ़ा था जो जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया था, इसमें जर्मन ग्रियर जी ने कहा था कि जो यंग सेल्थी वुमेन होती है उस यंग सेल्थी वुमेन के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी रिवार्ड के रूप में ये दिया जाता है कि वो गर्भ काल में क्या होती है, तो अपने कहाँ चली जाती है, गांव चली जाती है। यानी जो बच्चा है जब वो गर्भ में होता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने गांव चली जाती है, या वह बच्चे के हो जाने के बाद अपने गांव चली जाती है, जहां पर उसका बड़ा देख रेख किया जाता है। वह अपने माँ भाई और बहन के साथ रहती है, और जब वो बच्चा होता है तो उसका खूब उत्सव मनाया जाता है। ऐसा हम लोग देखे थे। तो इसका जवाब क्या होगा कि व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का रिवॉर्ड क्या है, गर्भ अवस्था का सम्मान क्या है फॉर अ यंग सेल्थी वुमेन, एक युवा महिला के लिए, एक युवा गर्भवती महिला के लिए। तो इसका जवाब होगा कि a chapter, yeah, in the chapter a child is born, where German Grier says that for a young healthy woman who goes to her mother's house for the as the during of pregnancy period, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट होता है तो उसमें जो यंग सेल्थी वुमेन होती है वो अपने कहाँ जाती है, माँ के घर जाती है। देयर सी हर द अपॉर्चुनिटी टू लिव विथ हर ब्रदर एंड सिस्टर, वहां वह अवसर प्राप्त करती है अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहने का। देयर सी गेट्स ऑल अफेक्शन, वह वहां ढेर सारा स्नेह प्राप्त करती है। अटेंशन, ध्यान रखा जाता है। एंड केयर, और उसका परवाह किया जाता है। इनफैक्ट तथ्यतः द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, जो संपूर्ण अवधि होता है गर्भ अवस्था का, इज पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन, वह उत्सव का जो है वह समय होता है। थस द मदर अचीवमेंट्स इज सेलिब्रेटेड, इस तरह से माँ की उपलब्धि जैसे ही प्राप्त हो जाती है, सेलिब्रेटेड, उत्सव में बदल जाती है। विच इज अ रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी का एक क्या है, रिवार्ड है, जो कि प्रेगनेंसी का एक सम्मान है। तो जवाब यही होगा कि जर्मन ग्रियर इन हिज एसे, जर्मन ग्रियर अपने निबंध में अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न, सेज दैट, कहती हैं कि अ यंग प्रेग्नेंट सेल्थी वुमेन, एक युवा गर्भवती महिला, गोज टू हर मदर्स हाउस, वह अपने माँ के घर जाती है। फॉर द एज फ्यू मदर्स ऑफ द बेबीज लाइफ, जब बच्चा कुछ दिनों का हो जाता है, जब बच्चा कुछ दिनों का हो जाता है तो वह कहाँ जाती है, वह अपने माँ के घर जाती है। देयर सी हर द अपॉर्चुनिटी टू लिव विथ हर ब्रदर एंड सिस्टर, और वहां उसे अवसर प्राप्त होता है अपने भाई और बहन के साथ रहने का। देयर सी गेट्स ऑल द अटेंशन एंड केयर, और वहां उसका खूब सारा ध्यान रखा जाता है और ढेर सारा उसका केयर किया जाता है। इनफैक्ट तथ्यतः द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन, जो पूरा अवधि होता है गर्भकाल का वह उत्सव का जो है वह माहौल होता है। थस द मदर अचीवमेंट इज सेलिब्रेटेड, इस तरह से माँ के अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। विच इज अ रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी का एक क्या है, रिवार्ड है, जो कि प्रेगनेंसी का एक क्या है, सम्मान है, रिवार्ड है।
अगला जो है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। गरीबी का क्या प्रभाव है मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबी का क्या प्रभाव है, यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी अध्याय में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबी के प्रभाव को देखा था कि जितने भी गरीब लोग होते हैं वे सभी गरीब लोग कभी भी पैसों के अभाव में बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अंततोगत्वा चिकित्सा के अभाव में मृत्यु को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। यही चीज यंग हेल्थी वुमेन के साथ भी होता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड, क्या प्रभाव पड़ता है पॉवर्टी का, गरीबी का इन मेडिकल फील्ड, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसका जवाब होगा कि अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रीयर के अनुसार द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी का तात्कालिक प्रभाव है इन द मेडिकल फील्ड्स, वह चिकित्सा के क्षेत्र में है, इज द कल्चरल डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जहां पश्चिमी टेक्नोलॉजी का, जहां पश्चिमी देश के तकनीकों का कल्चरल डोमिनेंस किया जाता है, सांस्कृतिक आधार पर उसे दबाया जाता है। जबकि अगर हम लोग पश्चिमी देशों के चिकित्सा साधनों का उपयोग करें तो हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सांस्कृतिक परिवेश को दिखा करके हम लोग क्या करते हैं, तो सांस्कृतिक परिवेश को दिखा करके और जो कल्चरल एक्टिविटी है उसको दिखा करके हम लोग बेहतर चिकित्सा सुविधा को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये इसका जवाब होगा। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड, गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है मेडिकल फील्ड में। तो अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रीयर के अनुसार द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड, जो तात्कालिक प्रभाव पड़ता है चिकित्सा के क्षेत्र में, इज द कल्चरल डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, सांस्कृतिक तरीके से दबा दिया जाता है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को, पश्चिमी तकनीक विज्ञान को सांस्कृतिक आधार पर दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, जिससे कि मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस से एक क्वेश्चन पूछा गया था और हाउ फ्री इज द प्रेस से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि आर देयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर, क्या समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है टाइम ऑफ वॉर के समय। टाइम ऑफ वॉर का मतलब हुआ युद्ध के समय। क्या युद्ध के समय समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है। तो युद्ध के समय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर नहीं लगाया जाएगा और वह हमारे आर्मीज की हर एक पोजीशंस को अगर न्यूज पर दिखाने लगेंगे तो समस्या होगा या नहीं होगा। जो दूसरे पक्ष से सिपाही लड़ रहे हैं उनको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। इसीलिए वॉर के समय समाचार पत्र पर क्या लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस। हाँ, प्रतिबंध लगाया जाता है किस पर, समाचार पत्र पर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय में। इनफैक्ट तथ्यतः ऑल लिबर्टीज, उसकी जितनी आजादी है, आर रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित कर दी जाती है इन टाइम्स ऑफ वॉर, युद्ध के समय में। युद्ध के समय में उसकी सारी आजादी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस। हाँ, समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय में। इनफैक्ट तथ्यतः ऑल लिबर्टीज आर रिस्ट्रिक्टेड, उसकी सारी आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है इन टाइम्स ऑफ वॉर, युद्ध के समय में। अगला एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि द अर्थ से है और विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला है कि ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, वह कुछ भी नहीं जानता है स्टॉक मार्केट के विषय में, बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट अ हेन, लेकिन वह सब कुछ जानता है मुर्गियों के बारे में। वह स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है लेकिन वह मुर्गियों के बारे में सब कुछ जानता है। ये कहां से लिया गया है, द अर्थ चैप्टर से लिया गया है। इसमें जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, H.E. बीट्स है। साथ ही साथ इसमें जो नायक है या जो खलनायक है वो कौन है, बेंजी है। याद आया या नहीं आया। तो बेंजी जो है इसमें क्या है, तो खलनायक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, वह स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, बट ही न्यू एवरीथिंग, लेकिन वह सब कुछ जानता है अबाउट अ हेन, मुर्गियों के बारे में। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द अर्थ, यह लाइन लिया गया है अध्याय द अर्थ से,
विच इज रिटन बाई H.E. Beats, जो लिखा गया है H.E. Beats के द्वारा। द राइटर सेज दैट, राइटर कहते हैं कि व्हेन बेंजी स्टार्टेड कीपिंग हेन्स, जब बेंजी हेन्स को रखना स्टार्ट करता है, जब बेंजी मुर्गियों को रखना प्रारंभ करता है, ही अंडरस्टूड दैट, तो वह यह समझता है कि देन एग्जिस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग, कि उसे केवल और केवल इसलिए रखा जाता है ताकि उससे अंडों को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। वह केवल यही समझता है कि मुर्गियों को इसीलिए रखना है ताकि उससे क्या प्राप्त हो सके, अंडा प्राप्त हो सके। अब अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखेंगे कि क्या पूछा गया है। तो व्हाट साइलेंट बिलीफ डिड बेंजीज पेरेंट चेरिश अबाउट देयर लैंड, जो बेंजी के माता पिता हैं, बेंजी के माता पिता के दिमाग में क्या बात चल रहा था जमीन के विषय में, जो उनका अपना मत था। तो बेंजीज पेरेंट चेरिश्ड अ साइलेंट बिलीफ, जो बेंजी के माता पिता थे वह बड़ा अटूट विश्वास रखते थे दैट द लैंड वुड डे आउटग्रो इट्स पॉवर्टी बाय इटसेल्फ, कि जो जमीन है वह खुद ही अपनी गरीबी से ऊपर उठ जाएगी, जो जमीन है वह खुद ही अपनी गरीबी से ऊपर उठ जाएगी, मतलब कि जो जमीन है वह खुद ब खुद जो है उपजाऊ बन जाएगी, उसको जोतने उतने का जरूरत नहीं है, खेत में मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है। ये कौन कहते हैं? बेंजी के माता पिता कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। यही उनका जो है वह साइलेंट बिलीफ था, किसके विषय में? जमीन के विषय में, जो उनकी अपनी जमीन थी। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि जो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइड से, व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल, इंग्लिश रूल का, अंग्रेजी शासन सत्ता के शासन का क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है। भारत में अगर अंग्रेजी शासन सत्ता थी तो इसका क्या लाभ है? बहुत सारे लाभ हैं। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने लगभग ब्रिटिश रूल को इस तरीके से डेवलप किया था कि जितने भी भारतीय लोग थे जो पीड़ा में थे, साथ ही साथ जो एक दूसरे को मार काट दे रहे थे, उन सब से उन्होंने ऐसा रूल डेवलप किया था कि सबकी रक्षा हो रही थी। साथ ही साथ उन्होंने इंडियाज के एनवायरनमेंट को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे आज की मौजूदा जो सरकार है वह क्या कर रही है? मौजूदा सरकार पहाड़ों को कटवा रही है, पेड़ कटवा रही है, बड़ा बड़ा भूभाग बहुत ही कम कीमत पर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको दे रही है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? लेकिन जब अंग्रेज थे तो ऐसा नहीं था। उन्होंने हाँ लगान वसूला, वो एक चीज था। तो आखिर बेनिफिट्स क्या था? व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल? दूसरा चीज ये था कि जो इंग्लिश रूल यहाँ पर था उसकी वजह से यहाँ मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेंशंस भी हुए, मेडिकल फील्ड जो है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। द ब्रिटिश व्यू टेंड टू पॉवर्टी ब्रिटिश रूल एज अ चैरिटेबल एक्सरसाइज, दे सफर्ड इंडियाज या इंडियन इन्वायरमेंट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ के पॉवर्टी को ब्रिटिश रूल के अधीन एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके और इंडियाज के एनवायरनमेंट को प्रभावित किया, इन ऑर्डर टू ब्रिंग टू इंडिया गुड गवर्नमेंट, और उसे एक अच्छी सरकार भारत में लाने के लिए, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्थिक विकास अत्यधिक करने के लिए, अर्थात रेलवेज को बिछाने के लिए, इरिगेशंस करने के लिए, विद्युत का प्रवाह करने के लिए पोल लगाने के लिए, तार बिछाने के लिए, उन पोलों पर तार लगाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया। मॉडर्न एडमायर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, जो आधुनिक ज्ञाता थे ब्रिटिश रूल में, ऑल्सो नोट दिस बेनिफिट्स, उन्होंने इन बेनिफिट्स को हमेशा ही क्या किया है? नोट किया है। अर्थात उन्होंने जो जो चीज जरूरत हुई है उन जरूरतों के बारे में लिखा है, समझा है, और तब जाकर के ब्रिटिश रूल यहाँ इतना लंबे समय तक शासन किया है। ये बेनिफिट्स रहा है। तो द ब्रिटिश व्यूड टेंड टू पॉवर्टी ब्रिटिश रूल एज अ चैरिटेबल एक्सरसाइज, दे सफर्ड इंडियाज इन्वायरमेंट। जो ब्रिटिश रूल था उसने एक चैरिटेबल एक्सरसाइज किया जिसके चलते इंडियाज का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा सफर्ड किया, जैसे क्लाइमेट, डाइजीज, इन ऑर्डर टू ब्रिंग टू इंडिया गुड गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और उन्होंने इसी क्रम में भारत में एक अच्छी सरकार और अच्छी आर्थिक विकास के लिए, जैसे कि रेलवे, इरिगेशन, मेडिसिन, ये सब लाने के लिए, मॉडर्न एडमायर्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑल्सो नोट दिस बेनिफिट्स,
उन्होंने हमेशा ही इन बेनिफिट्स को नोट किया है, इन लाभों को जो है वह नोट किया है। ठीक है, अगला जो है वो हम देखेंगे अब मैरिज प्रपोजल। अब मैरिज प्रपोजल का समरी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। राइट द समरी ऑफ मैरिज प्रपोजल। इस चैप्टर को खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 2017 में समरी आया था इस चैप्टर से लिखने के लिए। ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल इज अ वेरी डिलाइटफुल एंड ह्यूमरस वन एक्ट प्ले बाय द इमिनेंट रशियन प्ले राइटर एंड स्टोरी राइटर। अ मैरिज प्रपोजल जो है वह बड़ा ही एक डिलाइटफुल और ह्यूमरस वन एक्ट प्ले है, अर्थात नाटक है, बाय द इमिनेंट रशियन प्ले राइटर, जो कि एक रशियन प्ले राइटर के द्वारा, जो कि एक रूस के नाट्य कथाकार के द्वारा लिखा गया है, एंड स्टोरी राइटर और कथाकार के द्वारा लिखा गया है। एंटन पी चुबुक, जिनका नाम एंटन पी चुबुक है। हियर द राइटर हैज शोन हाउ नतालिया द डॉटर ऑफ चुबुक इज मैरिड टू हिज फ्रेंड लोमो। यहाँ राइटर यह दिखाते हैं कि कैसे जो नतालिया है, जो कि पुत्री है चुबुक की, इज मैरिड टू हिज फ्रेंड लोमो, वह अपने ही मित्र लोमो से विवाह करती है। बाय एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंटल केस में। द प्ले इज पैक्ड विथ ह्यूमर एंड इंटेंड्स टू इंटरटेन द ऑडियंस। और जो नाटक लिखा गया है वह ह्यूमर को बढ़ाने के लिए लिखा गया है, अर्थात सेंस ह्यूमर को बढ़ाने के लिए लिखा गया है। तथा किसके लिए लिखा गया है? तो इंटेंस टू इंटरटेन, इरादा है कि लोग जब पढ़े तो वो इंटरटेन हो, प्रसन्न हो। द ऑडियंस, ऑडियंस प्रसन्न हो, ऑडियंस जो है वह खुश हो, ऐसा इरादा करके इसको लिखा गया है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं कौन? तो पी चुबुक। चुबुक एंड लोमो आर बॉसम्स फ्रेंड। जो नाटक है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि चुबुक और लोमो जो है वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। और क्या है? तो लोमो लव्स नतालिया, और जो लोमो है वह नतालिया को प्रेम करता है। द डॉटर ऑफ हिज फ्रेंड, जो कि उसके ही मित्र की पुत्री है। बट ही इज नॉट बोल्ड इनफ टू पुट द प्रपोजल, लेकिन वह बेधड़क अपने इस प्रस्ताव को रख नहीं पाता है, शादी के प्रस्ताव को रख नहीं पाता है। बिफोर हर, उसके सामने, उसके सामने शादी के इस प्रस्ताव को वह रख नहीं पाता है। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चुबुक है और जो लोमो है वह दोनों ही बॉसम्स फ्रेंड है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। और वह इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि जो लोमो है वह अपने ही मित्र की पुत्री से क्या करता है? प्रेम करता है, लेकिन शादी करने के बारे में उसके सामने प्रस्ताव नहीं रख पाता है। वह निडर नहीं है, बोल्ड नहीं है। चुबुक ऑल्सो फेवर्स दियर मैरिज। चुबुक जो है वो हमेशा ही इस शादी के पक्ष में होता है। बट ही डज नॉट नो हाउ टू गेट देम एग्री टू द प्रपोजल, लेकिन वह नहीं समझ पाता है कि कैसे वह सहमत करे नतालिया को अपने प्रपोजल को रख करके। वन डे लोमो अराइव्स एट द हाउस। एक दिन जो लोमो है वह घर पर पहुंचता है ऑफ चुबुक, चुबुक के। ही इज एन यूजुअल वेलकम्ड बाय हिज फ्रेंड, और उसका स्वागत किया जाता है उसके मित्र के द्वारा। आमतौर पर उसका जो है वह स्वागत किया जाता है। नतालिया ऑल्सो रिचेज देयर, और नतालिया भी जो है वह वहां पर पहुंच जाती है। नतालिया एंड लोमो हाउएवर इंटर इनटू अ हीटेड डिबेट। नतालिया और जो लोमो है वे दोनों ही लोग एक हीटेड डिबेट में भिड़ जाते हैं, अर्थात खूब दोनों में बहसबाजी होती है। बहसबाजी होती है ओवर द सुपीरियरिटी ऑफ दियर डॉग लीप एंड ग्यूज, जो कि वह बात चर्चा छेड़ते हैं किसके विषय में? तो उनके अपने कुत्तों के विषय में, जिसका नाम लीप और ग्यूज है। गया है शादी का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन दोनों भिड़ जाते हैं कि मेरा कुत्ता बढ़िया है तो मेरा कुत्ता बढ़िया है। इमेच्योरिटी ज्यादा है, दोनों इसमें भिड़ जाते हैं। Then their quarrel turns to the piece of land। तब धीरे धीरे उनका जो झगड़ा है वह आगे बढ़ जाता है एक जमीन के भूभाग को लेकर के। अंडर द पोजेशंस ऑफ चुबुक दैट लोमो क्लेम्स टू बी हिज लैंड, जो कि चुबुक के कब्जा में है, लेकिन लोमो दावा करता है कि वह जमीन किसकी है? मेरी है। दियर साउट्स एंड फाइंड्स फेंट चुबुक, और उनका
खूब चिल्लाना और झगड़ा करना जो है वह चुबुक को एकदम जो है वह क्या कर देता है, मतलब मोरल डाउन कर देता है। ही फेजिंस टू ही डाई, और वह यह महसूस करता है कि धीरे धीरे वह क्या हो रहा है, मर रहा है, अब उसका प्राण जो है वह निकल रहा है, ऐसा वह महसूस करता है। He asked them to give up their quarrel and marrying before he dies. वह कहता है कि वह झगड़ा बंद करना चाहता है और मरने से पहले शादी कर लेना चाहता है। They become worried about him. तो सभी लोग उसके बारे में चिंतित हो जाते हैं। And accept the marriage proposal, और मैरिज प्रपोजल को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। Thereafter चुबुक comes to his sense and blesses them. तब चुबुक वहां आता है और फिर दोनों लोगों को जो है, नतालिया को और किसको, तो लोमो को आशीर्वाद देता है, अर्थात उन्हें आशीष देता है। इस तरीके से ये खत्म हुआ। एक क्वेश्चन और है, और क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। ये क्वेश्चन कई बार जो है वह पूछा है, शॉर्ट टाइप में पूछा है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता क्या है वास्तविक भावों में। और यह क्वेश्चन पूछा है 2020 में और 2023 में। तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, जो सभ्यता है वह रियल सेंस में वह टर्म है, वह पद है, इज द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट, जो कि प्रतिबंध लगाता है, जो कि क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, रुकावट लगाता है, अवरोध पैदा करता है इच्छाओं पर। दिस एलोन इंक्रीजेज, यह अकेला ही आगे बढ़ता जाता है। एंड प्रमोट्स, और बढ़ावा देता है, कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशियों की। एंड कैपेबिलिटी ऑफ सर्विस, और सेवा के भावनाओं की, सेवा के भावनाओं को यह बढ़ाता है और साथ ही साथ सेवा के भावनाओं को बढ़ाता है और रियल हैप्पीनेस देता है, वास्तविक खुशी देता है। कौन, सिविलाइजेशन। जो भी सिविलाइज्ड मैन होते हैं वह खूब खुश होते हैं। क्या होते हैं, खुश होते हैं। इस तरीके से हमने आज के क्लास में लगभग जो प्रोज सेक्शन से पूछा गया क्वेश्चन था वो सारा का सारा कंप्लीट किया। अब पोएट्री सेक्शन से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न में पोएट्री से कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ढेर सारे नहीं हैं। जैसे 3 चैप्टर से जो है वो है कि व्हाट कंडीशंस प्रिवेल इन द वुड्स, क्या स्थितियां होती हैं किसमें, तो जंगलों में। जंगलों में क्या स्थितियां होती हैं, क्या कंडीशंस होते हैं। तो ये जो जंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है, W.H. अडन के द्वारा। तो W.H. अडन इन हिज पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से दैट, अपनी ही कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में W.H. अडन कहते हैं कि द वुड्स आर लीफलेस, कि जो जंगल हैं वह अब पर्ण विहीन हो गए हैं, जो जंगल हैं अब वह पत्ते के विहीन हो गए हैं। द नाइटेंगल, जो बुलबुल है, इज डम, वह गूंगी हो चुकी है। एंड नो एंजल विल विजिबल एनीवेयर, और कोई भी जो एंजल है, देवदूत है, वह दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। द ट्रोल्स आर फाउंड, और जो मृत्यु के देवता हैं वह पाए जाते हैं, रनिंग, दौड़ते हुए, एंड स्कॉल्डिंग, धमकाते हुए, फॉर दियर फूड, अपने भोजन के लिए, ट्री, पेड़ों पर। यानी यहाँ पर अगर दो अर्थी यह कविता है और द्विअर्थी कविता को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। यहाँ पर ट्रोल्स के बारे में अगर हम समझें तो ट्रोल्स उसे कहा गया है जो भूख के मारे बेचैन जीव जंतु होते हैं, जो पत्ते उत्ते खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके बारे में। तो द ट्रोल्स आर फाउंड, जो ट्रोल्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो पाए जाते हैं, रनिंग, दौड़ते हुए, एंड स्कॉल्डिंग, और छटपटाते हुए, फॉर दियर फूड ऑन ट्रीज, अपने भोजन के लिए पेड़ों पर। एवरीथिंग सीम्स टू बी फ्रीजिंग, ऐसा लग रहा है जैसे सब चीज एकदम क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, सब चीज एकदम जम चुका है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, what conditions prevail in the woods? The W.H. Auden in the poem Now the Leaves Are Falling Fast
सेज दैट वुड्स आर लीफलेस। W.H. Auden अपनी ही कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कहते हैं कि जो जंगल है वह पर्णविहीन है, द नाइटिंगेल डम, जो बुलबुल है वह गूंगी हो चुकी है, एंड नो एंजल इज विजिबल एनीवेयर, और कोई भी जो देवदूत है वह विजिबल नहीं है, कोई भी जो देवदूत है वह विजिबल नहीं है, मतलब कि कोई भी जो देवदूत है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। द ट्रोल्स आर फाउंड रनिंग एंड स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड देयर, जो ट्रोल्स हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो पत्तियों को खाते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वह रनिंग करते हैं और भटकते हैं, छटपटाते हैं अपने भोजन के लिए। एवरीथिंग सीम्स टू बी फ्रीजिंग, और हर चीज लगता है कि क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। बोलिए क्या दिक्कत है, अजब हाल है, बोलिए जल्दी। सर वो आप नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर बता रहे हैं, और इसमें क्या है? और टू अटम, नहीं, आइडियाज दैट हेल्प, नहीं वो नहीं है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से ये थोड़े हैं। नेक्स्ट है ऑड टू ऑटम। अगला क्या है, ऑड टू ऑटम, ध्यान दीजिएगा। ऑड टू ऑटम से क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। कैसे जो ऑटम है, कैसे जो ऑटम है, जो समर है, वह स्प्रिंग से रिलेट करता है। तो जॉन किट्स इन दिस पोएम, जॉन किट्स इन हिज पोएम, जॉन किट्स अपनी कविता में ऑड टू ऑटम सेज दैट, जो कि है ऑड टू ऑटम, उसमें कहते हैं कि ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग, कि जो ऑटम है, जो समर है, वह स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है। इट कम्स बिफोर द अराइवल एट समर, क्योंकि यह समर के आने से पहले आ जाते हैं। ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ द समर सीजन, जो ऑटम है वह डिपार्चर हो जाता है, चला जाता है, जब समर सीजन समाप्त होने वाला होता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ऑटम में क्या क्या होता है, पतझड़ ऋतु में क्या क्या होता है। द पोएम ऑड टू ऑटम डिपिक्ट्स अबाउट द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्प्रिंग ऑफ ऑटम, जो ऑटम सीजन है वह उजागर करती है सुंदरता को, गुणों को, स्पिरिट ऑफ एटम, जो कि पतझड़ की आत्मीयता को दिखाती है। व्हेन ऑटम, जब पतझड़, व्हेन ऑटम, जब पतझड़, कम्स द नाइटिंगेल्स बिकम वेरी हैप्पी, जब ऑटम आती है तो बुलबुल जो होती है वह बहुत खुश हो जाती है, एंड स्टार्ट सिंगिंग इन अ फुल स्विंग, और अपने पूरे लय में गाने लगती है। ऑल फ्रूट्स गेट रिपनेस, सारे फल पक जाते हैं, एंड फ्लावर्स ब्लूम्स इन ऑटम सीजन, और जो फूल होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं ऑटम सीजन में। नेक्स्ट है एन एपिटाफ से क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना है, ठीक है।